नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक ऑडी A8 लेना चाहते हो इंडिया के अंदर, तो उस A8 के अंदर कौन सा इंजन ऑप्शन बेस्ट रहेगा और उस इंजन के अंदर क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, वो सारा डिटेल में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ऑडी A8, जो 2010 से लेके 2017 तक प्रोडक्शन के अंदर रहा था। इस A8 के अंदर माइनर फेसलिफ्ट आया था 2013 ऑनवर्ड्स, और उसके अंदर आपको हेडलाइट और बम्पर्स डिफरेंट मिलेंगे, और ये होता है डिफरेंस फेसलिफ्ट और प्री फेसलिफ्ट गाड़ियों के अंदर। इंटीरियर में फेसलिफ्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं था, एग्जैक्टली सेम है। कुछ मॉडल के अंदर स्टीयरिंग व्हील डिफरेंट आया था, सो यही डिफरेंसेस हैं मेजर। इंजन और गियर बॉक्स और इंटीरियर लगभग सारा सेम है। A8 के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं इंजन वाइज। तो सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात कर लेता हूँ। तो आपको एक 4 सिलेंडर का ऑप्शन मिलता है, एक V6 मिलता है, एक V8 मिलता है, एक W12 मिलता है। A8 के अंदर या ऑडी या VW ग्रुप के अंदर जहां पर आपको TDI लिखा मिलेगा वो होता है डीजल। TFSI जहां लिखा होगा उसका मतलब होता है पेट्रोल। 4 सिलेंडर इंजन के साथ आई थी पेट्रोल के अंदर, वो सिर्फ चाइना के लिए आई थी, तो आपको इंडिया के अंदर वो नहीं मिलेगी। इंडिया के अंदर आपको V6 मिल जाएगा, V8 मिल जाएगा, TFSI जो कि पेट्रोल है, और एक W12 का भी ऑप्शन था जो कि सेम बेंटली वाला इंजन होता है। इसके अंदर VW ग्रुप की पार्ट शेयरिंग होती है, तो जो बेंटली का इंजन है वही सेम इसके अंदर आपको मिल सकता है W12 वाले वेरिएंट में। और डीजल के अंदर आपको 2 ही ऑप्शन मिलते थे, V6 और V8। तो जैसे BMW के अंदर M5, M8 जैसे ऑप्शन होते हैं, वैसे ही ऑडी के अंदर भी S8 के नाम से इसका एक स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है। बट आज की वीडियो के लिए हम एक नॉर्मल A8 के बारे में बात करेंगे जिसमें पेट्रोल या फिर डीजल होगा। S8 के बारे में हम आज की वीडियो में नहीं बात करेंगे। इस ऑडी A8 के अंदर स्टैंडर्ड आपको सारी गाड़ियों में एयर सस्पेंशन मिल जाएगा, और प्री फेसलिफ्ट जो गाड़ियां हैं उसके अंदर आपको वैसे नॉर्मल हेडलाइट्स मिलती थी ऐसी। बट अगर आप टेक्नोलॉजी पैक लेते हो तो आपको मैट्रिक्स हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है, जो कि बेस मॉडल से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ऑल्सो इसके अंदर काफी सारे वेरिएशन हो सकते हैं। बिल्कुल बेस वेरिएंट जो A8 है वो ज्यादातर होटल्स ने खरीदी थी या टैक्सी कंपनी ने खरीदी थी, क्योंकि उसके अंदर आपको बिल्कुल नॉर्मल सीट्स मिलती हैं, एक ही सनरूफ मिलता है, 2 सनरूफ नहीं मिलते, हेडलाइट भी आपको नॉर्मल मिलती है। तो जो बिल्कुल बेस वेरिएंट होगा A8 का वो आपको यूजुअली टैक्सी गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप दिल्ली गुड़गांव साइड से हो तो आपने लीला एम्बियंस जरूर देखा होगा। लीला एम्बियंस की जो A8 है वो गोल्डन कलर की है, और वो सारे के सारे बेस वेरिएंट है। सो एक फुली ऑप्शन वाली जो A8 है उसके अंदर आपको काफी सारे डिफरेंस मिलते हैं इस बेस वेरिएंट से। जैसे कि आपको ड्यूल सनरूफ मिलेगी, हीटेड वेंटिलेटिंग मसाजिंग सीट्स मिलेगी, रियर एंटरटेनमेंट पैकेज होगा, तो उसके अंदर आपको पीछे स्क्रीन मिल जाएगी, और रिक्लाइनिंग सीट्स होंगी पीछे, जहाँ पर आप अपने फुट रेस्ट को भी इंक्लाइन और डिक्लाइन कर सकते हो। हीटेड स्टीयरिंग व्हील, नाइट विजन का कैमरा इसके अंदर होता है, हेड्सअप डिस्प्ले मिलता है, कीलेस एंट्री होती है। सो एक्सटेंसिव लेदर पैकेज भी एक ऑप्शन होता है। उसके अंदर क्या है, जहां जहां प्लास्टिक होता है, इवन की जो एयरबैग भी है आपकी स्टीयरिंग व्हील का, वो भी लेदर स्टिच्ड होता है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ियों के अंदर आता है। इसके अंदर आपको फ्रिज भी मिलता है पीछे। एक फुली ऑप्शन वाली A8 बहुत ही अमेजिंग होती है ड्राइव करने में या फिर एज अ शोफर ड्रिवन कार यूज करने में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको शायद नहीं पता होगा, बट मैंने पिछले 1.5 साल से एक ऑडी A8 को डेली ड्राइव किया था। उस A8 पर बहुत सारी वीडियोस हैं। मैंने टोटल कॉस्ट भी उसका निकाला था। 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने उसको रफली 40-45 हजार किलोमीटर चलाया है। उस मेंटेनेंस वाली वीडियो को देख सकते हो, 1 साल के अंदर मेरा क्या मेंटेनेंस आया है। इस वीडियो पर ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा व्यूज है, तो आप इसको जरूर जाकर देखना अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए A8 के बारे में। इस A8 पर जो जो काम हुआ था उसका मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या काम हुआ है और उसका क्या क्या कॉस्ट आता है। तो मैं A8 की यहाँ पर प्लेलिस्ट लगा देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जिसके अंदर आप A8 की सारी वीडियोस देख सकते हो। इवन दो मेरे को ये गाड़ी थोड़ी मेंटेनेंस वाइज ज्यादा महंगी पड़ी, क्योंकि ये थोड़ा नेग्लेक्टेड एग्जांपल था, बट जो मैंने इस गाड़ी पर काम किया है वो दोबारा मेजॉरिटी नहीं आएगा उसका। जैसे कि एसी का काम है, वो हर साल आपको एसी नहीं चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक A8 को चलाते हो, A8 का जो ड्राइविंग प्लेजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है अगर आप 5 सीरीज से भी कंपेयर करते हो तो। सो अगर आपने 10-11 मॉडल की जो बेंटली आती है फ्लाइंग स्पर, अगर आपने वो चलाई है तो इस A8 का और उस बेंटली का लगभग ड्राइविंग का जो स्टाइल है या पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये VW ग्रुप की गाड़ियां हैं दोनों, तो इसके अंदर पार्ट शेयरिंग भी काफी है। सेम W12 इंजन जो बेंटली के अंदर है वो भी A8 के अंदर आता है। अगर आप बेंटली फ्लाइंग स्पर का अलॉय व्हील निकाल कर A8 पर लगाना चाहोगे तो वो लग जाता है, क्योंकि मैंने वो लगा के देखा हुआ है। अगर आप बेंटली जैसे फीचर्स या फिर बेंटली जैसा कंफर्ट या ड्राइविंग प्लेजर सस्ते में लेना चाहते हो तो ऑडी A8 बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सो ऑडी A8 बिल्कुल फ्लैगशिप गाड़ी आती है ऑडी की तरफ से,
सेडान के अंदर। जैसे 7 सीरीज अगर आपने BMW के अंदर देखी होगी तो उसी को कंपेयर करेंगे हम A8 के साथ, या फिर मर्सिडीज की जो S क्लास आती है, ये तीनों सेम सेगमेंट के अंदर है। सो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ रहा है A8 के साथ, वो इतना खराब नहीं रहा। इस A8 को मैं बहुत सारी जगह पर लेकर गया हूँ, सिसु तक लेकर गया हूँ, जो कि मनाली से अटल टनल से भी आगे होता है, और वहां पर गाड़ी में ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं आई थी। इवन दो ये गाड़ी बहुत नीची है, इसको आप रेस भी कर सकते हो एयर सस्पेंशन की वजह से। सर्दियों के अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो इसकी हीटेड सीट बहुत काम आती है, स्पेशली मनाली जाते टाइम हमको बहुत काम आई थी। और मसाजिंग सीट अगर आपकी गाड़ी के अंदर है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो जब आप नई गाड़ी लेने जाते हो आप उसके अंदर काफी सारे ऑप्शन ऐड कर सकते हो और हटा सकते हो। सो कुछ गाड़ियों के अंदर सारे फीचर्स होते हैं, बस मसाजिंग सीट्स नहीं होती। और जो ये पीछे का कंसोल आप देख रहे हो, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसा टाइप का कंसोल है तो उसके अंदर लगभग सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर 4 सीट कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मसाजर का, वो थोड़े दिन आपको ठीक लगेगा मसाजर, बट प्रैक्टिकल यूज के अंदर आपको मसाजर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती अगर आप ज्यादा लॉन्गर जर्नीज नहीं कर रहे हो। तो मसाजर इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं लगता मेरे को। तो A8 लेने से पहले मेरे पास एक 5 सीरीज थी, जैसे आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो 5 सीरीज से A8 के अंदर जो मैंने ट्रांजिशन किया था उसके अंदर मेरे को काफी सारे डिफरेंसेस लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल A8 की जो ड्राइविंग का स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है BMW से। BMW इज मोर फोकस्ड ऑन ड्राइविंग और ड्राइवर फोकस्ड कार कह सकते हो उसको, और ये थोड़ा कंफर्ट वाली गाड़ी इसको कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि BMW में कंफर्ट नहीं है। A8 के अंदर क्या होता है कि आपको हर टाइम फ्लोर करने का मन नहीं करता गाड़ी को, मतलब कि हर टाइम भगाने का मन नहीं करता। एक और जो मेरे को चीज नोटिस हुई थी 5 सीरीज और A8 के अंदर, जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, कैबिन नॉइस है 5 सीरीज की ऑलरेडी काफी कम है। मतलब अगर आप गाड़ी को ट्रैफिक में भी चला रहे हो, अगर फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं लगता कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो। बट A8 के अंदर तो इतना साइलेंट हो जाता है कैबिन, कई बार लोगों को जब तक हॉर्न नहीं दबाओ अगर आप कॉल पर हो किसी से तो उसको पता ही नहीं चलता कि आप गाड़ी के अंदर भी हो। तो ये सबसे ज्यादा मेरे को अच्छी बात लगी थी A8 की। A8 के अंदर एयर सस्पेंशन है, तो जो इसकी राइड क्वालिटी है वो ऐसा लगता है कि आप क्लाउड पर गाड़ी को चला रहे हो। आपको बम्प्स या गड्ढे वगैरह फील नहीं होते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी, और कहीं पर आपको लग रहा है कि गाड़ी लग जाएगी क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस्ड गाड़ी होती है। तो आप गाड़ी को रेस कर सकते हो, एयर सस्पेंशन को उठा सकते हो। इसके अंदर आपको 3-4 मोड्स मिलते हैं, ऑटो, कंफर्ट, डायनामिक, इंडिविजुअल। डिफरेंट ड्राइविंग मोड सिलेक्ट कर सकते हो A8 के अंदर। और जो मैट्रिक्स हेडलाइट थी मेरी गाड़ी के अंदर वो रात को बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी, मतलब उसके अंदर एक ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन था। तो जैसे आप रात को ड्राइव कर रहे हो तो जैसे ही कोई सामने से आपकी गाड़ी आएगी तो अपने आप गाड़ी लो बीम पर हो जाएगी, और जैसे ही वो गाड़ी पास हो जाएगी तो अपने आप हाई बीम हो जाएगी हेडलाइट्स। सो ये 2011 के अंदर बहुत ही यूनिक फीचर था। आजकल काफी सारी गाड़ियों के अंदर आ गया, बट उस टाइम पर ऑडी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसे। तो इस A8 के जो इंटीरियर में दिक्कत या फ्लॉज हैं उन पर आते हैं। इंटीरियर के अंदर आप देखोगे तो आपको बहुत ही बड़ा कैबिन मिलता है। इसके अंदर हर जगह आपको बटन मिलते हैं। जो सेंटर की MMI स्क्रीन है वो अपने आप पॉपअप होगी जब आप स्टार्ट करोगे गाड़ी को, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी स्क्रीन के अंदर आती है। और ये मेरी गाड़ी के अंदर भी आई थी, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप गाड़ी को 10 बार भी ड्राइव करते हो दिन के अंदर, मतलब कहने का ये है कि आप सुबह जिम गए आए 2 बार हो गया, दिन में कहीं पर गए और आए 4 बार हो गया, शाम को अगर आप कहीं खाने जा रहे हो तो मोटा मोटा अगर 6-7 बार भी आप दिन में ऑन ऑफ करते हो गाड़ी को, ये जो डिस्प्ले है वो हर बार ऊपर आएगी और नीचे जाएगी। इसके अंदर पीछे मोटर होती है प्लास्टिक के, जो गाइड के साथ ये ऊपर नीचे आता है। क्या होता है कि वो कई बार गाइड टूट जाती है या फिर इसकी जो केबल है वो टूट जाती है। उसकी वजह से कई बार क्या होगा कि स्क्रीन पॉपअप तो होगी बट वो बिल्कुल ब्लैक रहेगी। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एयर सस्पेंशन है तो आपको ये नहीं पता कि सस्पेंशन रेज है या लोअर है। सस्पेंशन अपने आप नीचे चला जाएगा जब आप 70-80 की स्पीड पर चलाओगे गाड़ी को, बट अगर आपको कहीं पर रेज करना पड़ेगा तो अगर स्क्रीन ब्लैक है तो उसको आप नहीं कर सकते हो सस्पेंशन को रेज। और भी काफी सारी चीजें होती हैं इस MMI स्क्रीन के अंदर, तो अगर ये ब्लैक होगी तो आप इस गाड़ी के अंदर लिटरली कुछ नहीं कर सकते हो स्टार्ट करने के अलावा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो गाइड्स हैं वो खराब हो जाती हैं, और जो इसकी ये वायर हैं 2 ये टूट जाती है ऊपर नीचे रिट्रैक्ट होते टाइम, और ये एक बहुत ही कॉमन फेलियर है इस A8 के अंदर। इससे जो पीछे वाली A8 थी उसके अंदर भी ये फेलियर था, और इस गाड़ी के अंदर भी फेलियर है ये। इस स्क्रीन को रिमूव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें रिमूव करनी पड़ती हैं, जैसे आप इस वीडियो के अंदर देख रहे होगे। आपको बहुत सारा डिसमेंटल करना पड़ता है इंटीरियर जस्ट टू गेट टू द MMI स्क्रीन। और MMI स्क्रीन को वापस अलाइन करने में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप ये सारा वुडन पैनल वापस लगा देते हो, कई बार क्या होता है कि अगर स्क्रू टाइट ज्यादा हो गए या कम ज्यादा हो गए तो जो स्क्रीन है वो इस वुडन एरिया के अंदर अटक जाएगी और पूरी ऊपर तक नहीं जाएगी। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है इसकी सेंटर वाली MMI। तो अगर आप गाड़ी देखने जा रहे हो और ये सेंटर वाली स्क्रीन में दिक्कत है और अगर आप उसको चेंज करते हो तो आपको सेकंड हैंड 20-30 हजार की कम से कम ये मिलेगी। तो अगर आप एक कोई अच्छे सोर्स से लोगे तो शायद इतने की मिल जाए। नहीं लेने जाओगे ऑडी के शोरूम से तो आई डोंट नो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कितने भी मांग सकते हैं वो।
जस्ट फॉर रेफरेंस बता देता हूँ आपको, जैगवार की जो XJL है 2011, 12, 13 मॉडल, उसकी अगर आप सेंटर वाली स्क्रीन रिप्लेस कराते हो तो अराउंड 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है कंपनी से। सो XJL और 8 लगभग सेम सेगमेंट की हैं, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो इसका क्या कॉस्ट आएगा अगर आप कंपनी से कराते हो तो। मेरी गाड़ी के अंदर वो जो 2 वायर है वो खराब थी, तो उन वायर्स को रिपेयर कर दिया था। उसके बाद मेरी गाड़ी का जो MMI है वो ठीक चल रहा था। आखिरी में जाकर जो गियर होते हैं ऊपर नीचे करने वाले होते हैं वो टूट गए थे, तो मैंने इस गाड़ी के जो MMI है उसको ऊपर कर वहीं पर लॉक कर दिया था, ताकि ये ऊपर नीचे नहीं जा सकती, बट ये ओपन पोजीशन पर रहेगी, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह इस MMI पर देख सकता हूँ। तो अगर आपके मोटर में भी दिक्कत है और स्क्रीन ठीक है तो आप इसको ऊपर की पोजीशन पर कर पीछे जिप टाइस से बांध सकते हो, ताकि ये नीचे नहीं गिरेगी जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे, और आपको ये स्क्रीन यहाँ पर परमानेंटली दिखेगी। दूसरा इसके अंदर फ्लो ये होता है कि जो सनरूफ है उसका जो ब्लाइंड है वो अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं। तो इस गाड़ी के सनरूफ में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 सनरूफ हैं। मेरी गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत थी जब मैंने गाड़ी ली, जब आप गाड़ी को 30-40 स्पीड के ऊपर चलाते हो वो अपने आप खुल जाता था अगर आपने बंद किया है तो। सो इस गाड़ी के अंदर मेरे को फिर कैलिब्रेट करना पड़ा था दोनों सनरूफ को। वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, ज्यादा कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे मैकेनिक को दिखाओगे ये इशू की सनरूफ का जो ब्लाइंड है अपने आप खुल जाता है, तो ये कहेगा कि इसके मोटर में दिक्कत है या कोई वायरिंग में दिक्कत है, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है इसके अंदर। हाँ, सनरूफ के अंदर दिक्कत जरूर आएगी, बट उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। ये कैलिब्रेशन आपको 2 रीजन की वजह से करना पड़ता है। या तो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा वीक हो गई है और आपकी गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, बट जितने भी जो मॉड्यूल्स है उन पर करंट है वो प्रॉपर नहीं आ रहा। सो दूसरा कारण ये हो सकता है, जब आप सनरूफ को ओपन करते हो, ब्लाइंड को ओपन करते हो, तो आपको 1 टच से ओपन करना होता है। हम लोग क्या करते हो, बटन को प्रेस कर रखते हैं जब तक वो ब्लाइंड या सनरूफ पूरी ओपन नहीं हो जाती। इस केस के अंदर भी आपको वापस से इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा सनरूफ को, क्योंकि इसके अंदर 2 सनरूफ है, तो आपको इंडिविजुअली दोनों सनरूफ को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। आगे पीछे के सनरूफ को खोलने के लिए आपको यहाँ पर सेंटर में बटन दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको एक रियर मोड दिखेगा, जब वो आप एक्टिवेट करोगे तो पीछे वाले सनरूफ को एक्सेस कर सकते हो। अगर वो ऑफ होगा तो इन्हीं बटन से आगे वाले सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हो। तो सनरूफ जो बंद करने का बटन होता है उसको आपको प्रेस करके रखना होता है 20-30 सेकेंड तक। सो अगर आगे वाली सनरूफ सिलेक्टेड है तो ये पूरी सनरूफ खुलकर पूरी बंद होगी, पीछे वाली सिलेक्टेड है तो ऐसे ही वो खुलकर बंद होगी। इस गाड़ी के अंदर आपको दोनों सनरूफ वर्किंग मिलेगी। मतलब आपने ई क्लास के अंदर देखा होगा कि 2 सनरूफ आती हैं ऐसी, बट क्या होता है उसके अंदर जो पीछे वाली सनरूफ होती है वो टिल्ट नहीं होती है, सिर्फ आगे वाली सनरूफ टिल्ट होती है। इस गाड़ी के अंदर आपकी दोनों सनरूफ टिल्ट हो सकती है, पीछे वाली भी। ऐसे अगर आपकी कैलिब्रेट हो जाती है ठीक है, नहीं तो आपको स्कैनर के साथ कैलिब्रेट करना पड़ेगा। उसमें भी ज्यादा कोई इशू नहीं है, पूरी सनरूफ खुलेगी पूरी बंद होगी, ये कैलिब्रेशन का प्रोसेस होता है। सो जिस गाड़ी के अंदर बॉश का म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर स्पेशली आपको फ्रंट लेफ्ट का जो स्पीकर है वो डैमेज मिलेगा हमेशा। मैंने अभी तक 10-15 गाड़ी ऐसी देखी हुई है जिसके अंदर अगर आप स्पीकर में से आवाज करोगे तो ऐसा लगता है कि स्पीकर बिल्कुल फट गया है एक साइड से, बट जब आप चेक करोगे तो लेफ्ट फ्रंट का जो हमारा स्पीकर होता है वो खराब होता है इन मोस्ट केसेस, तो उसको रिप्लेस करना होता है। जो बूफर होता है पीछे हमारी ट्रे पर वो वाइब्रेट कर सकता है प्लास्टिक की वजह से। उसके आगे पीछे जो प्लास्टिक होते हैं वो विद टाइम वाइब्रेट करने लगते हैं, वहां से भी आपको एक वाइब्रेशन आती है म्यूजिक सिस्टम में। 8 के अंदर एक और दिक्कत है, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है तो अगर आपका MMI अपडेट नहीं हुआ है कभी भी तो क्या हो सकता है आपका ब्लूटूथ ऑडियो है उसमें दिक्कत आ जाएगी, मतलब वो कनेक्ट ही नहीं होगा। आप सर्च करोगे तो सर्च पर ही रहेगा, ना ही आप फोन से कनेक्ट कर सकते हो ना ही आप MMI से फोन को कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो अपना ऑडी का MMI है उसको अपडेट करना है। आप इसको कंपनी से करवा सकते हो या खुद भी कर सकते हो। मैंने इसको खुद किया था अपडेट, 3-4 घंटे लगते हैं, बट आगे और पीछे का एंटरटेनमेंट दोनों मैंने अपडेट किया था। उसके बाद मेरा ब्लूटूथ ऑडियो फंक्शनिंग हो गया था। तो अगर आप एक 8 देखने जा रहे हो और उसका जो ब्लूटूथ ऑडियो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस के अंदर आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वर्जन देखना है और उसको अपडेट करवाना है। अपडेट करने के बाद आपका जो ब्लूटूथ ऑडियो वो ठीक हो जाएगा, फिर आप ब्लूटूथ ऑडियो से अपने गाने चला सकते हो गाड़ी में। ड्राइवर साइड का जो विंडो का पैनल होता है उसके जो बटन है वो खराब हो सकते हैं। 8-10 साल पुरानी गाड़ी होने के बाद जो हेडलाइनर है वो यूजुअली इन गाड़ियों के अंदर सैग होने लगता है। उसका कारण हो सकता है एक्सेसिव हीट। इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जो ग्लू है वो विद टाइम डिग्रेड होने लगती है और उसके बाद हमारा हेडलाइनर नीचे गिर जाता है। सो जो डोर होता है 8 का उस पर एल्कंटारा का सेंटर में आपको
फैब्रिक दिया होता है, विद टाइम ये भी लटकने लगता है या सैग होने लगता है। जिन गाड़ियों के अंदर मसाजिंग सीट्स हैं रियर में, वो अगर नहीं चल रही हैं तो उसका सबसे मेन कारण हो सकता है जो पीछे आपको रिमोट मिलता है मसाजर वाला, वो यूजुअली खराब होने की वजह से पीछे की जो मसाजिंग सीट्स हैं वो एक्टिव नहीं होती या चलती नहीं है। सो वो ध्यान रखना होता है। सो A8 में एक वाटर लीक की बहुत ज्यादा दिक्कत है। काफी लोगों को लगता है कि वो फ्रंट सनरूफ से लीक हो रहा है। असल में क्या होता है, जो फ्रंट विंडशील्ड होता है गाड़ी का, उसकी जो ग्लू होती है वो विद टाइम खराब हो रही है इस A8 के मॉडल में। तो क्या हो रहा है कि वहां से पानी एंटर हो रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि सनरूफ से आ रहा है। कुछ केसेस में क्या होता है कि गाड़ी को वर्कशॉप पर देते हैं, वो सारा सनरूफ रिमूव कर लेते हैं, सारे ड्रेन साफ कर देते हैं और उसके बाद भी पानी इंटीरियर के अंदर आता है। आप इस क्लिप के अंदर अगर यहाँ पर देख सकते हो तो जब ऊपर से पानी स्प्रे हो रहा है ज्यादा हाई प्रेशर में, तो यहाँ से लीक हो रहा है। ये यूजुअली क्या होता है, जो सनरूफ का ड्रेन है वो भी इसी पिलर से आता है, तो लोगों को ये लगता है कि ये सनरूफ से लीक हो रहा है। बट एक्चुअल में क्या, जो फ्रंट विंडशील्ड है चाहे वो क्रैक ना हो, बट उसकी जो ग्लू है वो विद टाइम खराब हो जाती है और वहां से फिर हमारा जो पानी है या वाटर है वो इंटीरियर के अंदर गिरने लगता है। ऐसे केसेस के अंदर आपको विंडशील्ड रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, आप विंडशील्ड को रिमूव करवा सकते हो और इसकी जो ग्लू है उसको रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपके A8 के अंदर भी ऐसे पानी आ रहा है इंटीरियर के अंदर, तो आप अपने विंडशील्ड को चेक कराइए। मोस्ट प्रोबेबली वहीं से आपका जो वाटर है वो लीक हो रहा होगा। सनरूफ के ड्रेन से भी हो सकता है, बट सनरूफ के ड्रेन साफ करना बहुत आसान है और वो चेक करना भी बहुत आसान है। सनरूफ खोलकर आप सेंटर के अंदर पानी डालोगे ना, सनरूफ के जो चैनल होते हैं, तो फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट, रियर राइट के अंदर आपको पानी दिखने लगेगा। अगर चारों कॉर्नर पर पानी आ रहा है, दैट मीन्स की सनरूफ के ड्रेन खुले हैं, ठीक है, और उसके बाद भी पानी इंटीरियर के अंदर ऐसे आ रहा है, तो उसका मतलब है फ्रंट विंडशील्ड की जो ग्लू है वो खराब हो चुकी है। तो 2010 और 2011 जो स्टार्टिंग के प्रोडक्शन वाली गाड़ियां हैं, उसके अंदर जो गियर सिलेक्टर है वो खराब हो रहा है। वो कई बार क्या होता है कि D से न्यूट्रल नहीं जाएगा, सीधा रिवर्स में चला जाएगा, या P से D में नहीं जाएगा, N पर चला जाएगा। तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, आपको जो गियर सिलेक्टर रिमूव करके रिप्लेस करना पड़ रहा है। और इन मोस्ट केसेस कारण ये हो रहा है कि जो मॉइस्चर है, अगर बाय चांस कोई ड्रिंक यहाँ पर स्पिल होगी तो उसकी वजह से ये दिक्कत ज्यादा आ रही है। और बाद के मॉडल के अंदर भी दिक्कत आ रही होगी, बट ज्यादा जो दिक्कत मेरे को अभी तक दिखी है वो स्टार्टिंग के मॉडलों में मिली है। ये बहुत ही कम गाड़ियों के अंदर है, तो इस चीज पर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये हो सकता है। इसके अलावा इंटीरियर में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। इंटीरियर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, वुड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप इस इंटीरियर में कभी बैठोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहीं पर भी टच करोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक सस्ता प्लास्टिक है। इस इंटीरियर की या इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ड्राइवर सीट पर स्पेशली ऐसा लगता है कि आप एक कॉकपिट के अंदर बैठे हो। और इसका जो गियर सिलेक्टर है वो भी ऐसा है कि अभी गाड़ी टेक ऑफ होगी। बट इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ही अच्छा लेड आउट है। हर एक बटन को आप जब प्रेस करोगे आपको कोई भी चीप फीलिंग नहीं आने वाली। ऑब्वियसली ये गाड़ी जब आती थी 1 से 1.5 करोड़ के बीच में आती थी, तो इतनी महंगी गाड़ी के अंदर आपको ये सारी चीजें जरूर देखने को मिलेंगी कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इसके अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर एक लास्ट जो दिक्कत हो सकती है वो हो सकती है इसके सॉफ्ट क्लोज डोर्स। इस गाड़ी के अंदर आपको हर दरवाजे के अंदर सॉफ्ट क्लोज डोर मिलेगा। एक रिक्वेस्ट सेंसर भी हर दरवाजे पर मिलेगा। मतलब कीलेस एंट्री आपने देखा होगा कि ड्राइवर के डोर पर होती है, आप ड्राइवर के डोर तक जाओगे वो अपने आप खुल जाएगा। मेजोरिटी इतना ही देखा होता है, या फिर पैसेंजर साइड भी हो सकता है ये। बट 8 के अंदर क्या है, जिस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री का ऑप्शन है, आपको की अपनी पॉकेट के अंदर रखनी है और किसी भी दरवाजे से आप गाड़ी को खोलोगे तो सारी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ये भी एक थोड़ा डिफरेंट फीचर है, हर गाड़ी के अंदर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर आपको चारों साइड पर सॉफ्ट क्लोज मिलेंगे और चारों साइड पर ही रिक्वेस्ट सेंसर होंगे। किसी भी साइड से आप खोल सकते हो और किसी भी साइड से पूरी गाड़ी को लॉक कर सकते हो। सॉफ्ट क्लोज की जो मोटर है वो यूजुअली ड्राइवर साइड पर ज्यादा खराब होती है और जो डोर है उन पर सॉफ्ट क्लोज इतनी खराब नहीं हो रही है। तो जो डोर लॉक होता है जिससे गाड़ी लॉक और अनलॉक होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है इस गाड़ी के अंदर। जो रियर पैसेंजर हैं, जो पीछे के दोनों दरवाजे हैं, उनके जो लॉक है उनमें दिक्कत आ सकती है। लॉक अनलॉक नहीं होंगे, वो एक आवाज आएगी बट वो लॉक नहीं होंगे। अगर लॉक हो जाएंगे तो अनलॉक नहीं होंगे। सो जो डोर लॉक है उसमें दिक्कत है रियर पैसेंजर्स के लिए। आगे के जो लॉक हैं वो खराब नहीं होते इतने, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा भारी है और एयर सस्पेंशन पर है। तो जो टायर अगर आप यूज करोगे इस गाड़ी में वो अराउंड 20 to 30,000 ही चलेंगे मैक्सिमम। मतलब 20,000 के बाद आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ रिप्लेस कर लेना चाहिए। और क्योंकि इंडियन रोड्स के हालत आप लोगों को पता ही होगी, सो ऐसे में क्या होता है कि जो कंट्रोल आर्म है, उनके बुशेस हैं या बॉल जॉइंट्स हैं, वो बहुत ही जल्दी खराब होते हैं क्योंकि बहुत ही हैवी गाड़ी है। सो अगर आप इसको रेगुलर ड्राइव करते हो तो साल के अंदर आपको इसके जो बुश है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। अनलाइक BMW क्या होता है, इसमें जो कंट्रोल आर्म है उसके अंदर जो आपका बॉल जॉइंट है और बुशेस हैं वो अलग से मिल जाते हैं। पूरा कंट्रोल आर्म चेंज करने की जरूरत नहीं होती आपको। बुशेस और
और बॉल जॉइंट अलग से मिल जाते हैं। और मैंने इस गाड़ी को 1.5 साल तक रखा था और मैंने 2 बार ये दोनों चीजों को कम्प्लीटली रिप्लेस किया था अलॉन्ग विद द टायर रॉड एंड लिंकेज। इस चीज का ध्यान रखना, सस्पेंशन के बुशेस को ये बहुत ही जल्दी खराब करेगी। तो अगर आप कभी कंट्रोल आर्म देखते हो किसी गाड़ी का लिफ्ट पर और उसके ऊपर ऑयल आया हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से ऑयल लीक कर यहाँ तक आ गया है। दैट मीन्स कि जो ऑयल फिल्ड बुशेस हैं वो खराब हो चुके हैं और उनका ऑयल निकल गया है। तो इन बुशेस के साथ साथ इसका जो इंजन माउंट है वो भी खराब हो सकता है। इस गाड़ी के अंदर 2 इंजन माउंट हैं और 1 ट्रांसमिशन माउंट है। तो आगे के जो दोनों इंजन माउंट है वो ऑयल फिल्ड होते हैं, मतलब उसके अंदर ऑयल होता है। सो वो भी अगर निकल जाएगा या खराब हो जाएगा तो आपको बहुत सारी वाइब्रेशन आ जाएगी इंजन के अंदर, या आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। गाड़ी जैसे आप ड्राइव करोगे वाइब्रेशन कम हो जाएगी। ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब इंजन माउंट्स खराब है गाड़ी के। सस्पेंशन में जो तीसरी चीज खराब हो सकती है वो हो सकती है आपका एयर सस्पेंशन। इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड आपको हर एक गाड़ी में A8 के अंदर एयर सस्पेंशन मिलेगा और A6 के अंदर भी एयर सस्पेंशन मिलता है, अगर आपको पता है तो। A6 के अंदर आपको क्या होता है कि आगे 2 ऐसे एयर सस्पेंशन के शॉकर मिलेंगे और पीछे इस टाइप के शॉकर मिलेंगे या बलून मिलेंगे। बेसिकली A6 के अंदर क्या है, एक मैनुअल शॉकर है या नॉर्मल शॉकर है ऐसा, जहां पर स्प्रिंग होते हैं नॉर्मल गाड़ियों के अंदर, वहां पर बलून या एयर सस्पेंशन का पार्ट ऐसे लगता है। A8 के अंदर क्या है, चारों साइड पर इस टाइप के शॉकर हैं और उनको निकालना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है। आगे के शॉकर निकालने के लिए आपको ऊपर से इंजन यहाँ तक डिसमेंटल करना पड़ता है जस्ट टू गेट टू दोज बोल्ट्स। नीचे से भी आप देखोगे तो कंट्रोल आर्म हटाना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेक दिस एयर शॉकर आउट। एयर सस्पेंशन के जो शॉकर है उन पर एक सेंसर दिया होगा और एक एयरलाइन होती है जो कि एयर कंप्रेसर से वेल्व ब्लॉक के थ्रू, एयरलाइन के थ्रू हमारे शॉकर के अंदर हवा भरती है। तो अगर आपको एयर सस्पेंशन समझना है तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। तो अगर मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आपने नॉर्मल गाड़ी का सस्पेंशन देखा है तो उसके अंदर क्या होता है, एक नीचे शॉकर होता है और उसके ऊपर स्प्रिंग होता है, उसके ऊपर आपका शॉकर का माउंट होता है और तीनों पार्ट मिलने के बाद ऐसे कुछ दिखते हैं। एयर सस्पेंशन के अंदर भी एयर स्ट्रट होता है या शॉकर होता है जिसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जैसे कि नॉर्मल हमारे सेटअप में या शॉकर में होता है। कॉइल ओवर सेटअप कह सकते हो या नॉर्मल जो भी गाड़ी आप देखते हो, लगभग हर गाड़ी में एयर सस्पेंशन के अलावा ये कॉइल ओवर होते हैं। सो एयर सस्पेंशन में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोलिक शॉकर है ये वाला, ये तो होता है एयर सस्पेंशन में और नॉर्मल कॉइल ओवर्स में भी। जहां पर हमारे नॉर्मल स्प्रिंग लगते हैं वहां पर ये एयर सस्पेंशन का बलून लगता है ऊपर, उसका टॉप माउंट इस एयर शॉकर के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो नॉर्मल जो स्प्रिंग होते हैं वो आपकी हाइट डिटरमाइन करते हैं कि गाड़ी कितनी हाइट पर रहेगी। तो ऑडी के अंदर आपको A4 के अंदर तो नहीं, A6, A8, Q7 के अंदर आपको एयर सस्पेंशन मिलता है। एयर सस्पेंशन के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर का एयर शॉकर या बलून है वो फट जाता है विद टाइम, क्योंकि वो रबर मटेरियल से बना होता है, उसके अंदर हवा भरती है। तो जैसे हमारे गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है उसी तरीके से ये एयर सस्पेंशन भी पंक्चर हो सकता है विद टाइम। अगर ज्यादा तेज गड्ढे में कोई गाड़ी लगती है तो सबसे पहले एयर सस्पेंशन पर प्रेशर आता है। ये एयर सस्पेंशन ऑलरेडी 7-8 साल पुराना होगा, गाड़ी के साथ का होगा। कोई भी मेजर गड्ढे वगैरह के अंदर ये एयर सस्पेंशन खराब हो सकता है। तो जब एयर सस्पेंशन का जो शॉकर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है तो आपकी गाड़ी लिफ्ट नहीं होगी, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। गाड़ी को आप स्टार्ट भी करोगे तो ये रेज नहीं होगी अपने आप। अगर हल्की फुल्की लीक हुई एयर सस्पेंशन में तो एयर कंप्रेसर से हमारे जो शॉकर है उसके अंदर हवा भर जाएगी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही गाड़ी को बंद करेंगे ओवरनाइट या 1-2 दिन के अंदर, लीक के हिसाब से डिपेंड करता है, ये गाड़ी फिर जमीन पर बैठ जाएगी। तो एक नॉर्मल शॉकर के अंदर सिर्फ 2 ही 3 चीज होती हैं जो कि पूरे सस्पेंशन को कवर करती हैं। एयर सस्पेंशन में ज्यादा होता है। तो नॉर्मल शॉकर में क्या है कि टॉप माउंट, स्प्रिंग और हाइड्रोलिक शॉकर, बस यही होता है जो कि शॉकर को कंप्लीट करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, हर शॉकर के ऊपर एक सेंसर लगा होता है। गाड़ी तक पहुंचाने के लिए इसका एक अलग मॉड्यूल होता है, जैसे ECU होता है वैसे ही एयर सस्पेंशन के लिए भी अलग मॉड्यूल होता है गाड़ी के अंदर। एक एयर कंप्रेसर होता है, एक एयर टैंक होता है जिसके अंदर की एक्सेस जो एयर है वो स्टोर होगी। उसके बाद वेल्व ब्लॉक होता है जो कि डिसाइड करेगा या डिवाइड करेगा हवा ईच इंडिविजुअल कॉर्नर के ऊपर, और वहां से जो वेल्व ब्लॉक होगा उससे क्या है कि चारों कॉर्नर पर जो एयर लाइन जा रही है, हवा की लाइन जो कि एयर शॉकर पर लगती है, वहां से वो एयर उस इंडिविजुअल शॉकर के अंदर जाएगी। और हाइट डिटरमाइन करने के लिए कंट्रोल आर्म पर एक सेंसर होता है, हाइट लेवल सेंसर। उससे क्या होता है कि गाड़ी को पता चलता है कि इंडिविजुअल कॉर्नर पर गाड़ी कितनी अभी रेज है या लोअर है। तो क्या है, गाड़ी उस हिसाब से मेंटेन करेगी। मतलब अगर आगे से ज्यादा उठी हुई है तो पीछे से भी उस हिसाब से गाड़ी रेज हो जाएगी, और अगर लोअर होगी तो उस हिसाब से पीछे भी लोअर हो जाएगी। ये सारी चीजें होती है एयर सस्पेंशन के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट इतना मुश्किल नहीं होता डायग्नोज या इसको ठीक करना। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक होगी तो भी आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते हो अगर एयर सस्पेंशन में दिक्कत है तो। और मैंने आगे और पीछे के जो एयर शॉकर है, एयर
सस्पेंशन को रिमूव करने के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। पीछे का एयर शॉकर रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पूरा इंटीरियर बाहर निकालना पड़ता है। सीट्स हो गई, साइड के पिलर हो गए हेडलाइनर के, पीछे की स्पीकर की ट्रे होगी और भी काफी सारे, सेंटर कंसोल हो गया, काफी सारी चीजें निकालने के बाद हमको जो रियर के एयर शॉकर है उसके बोल्ट मिलते हैं। उसके बाद इसको रिमूव कर सकते हो। और आगे भी ऐसा ही, आपको ऊपर का लगभग टॉप इंजन पीछे से हटाना पड़ता है, ब्रेस वगैरह, ताकि ऊपर के जो बोल्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो आप। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसको रिमूव करना। तो अगर आप ऑडी A8 ले ही रहे हो तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोस है ताकि आपको दुखी ना होना पड़े और उनको जाकर आप देख सकते हो। तो A8 के अंदर काफी सारे इंजन ऑप्शन आते हैं, पर इंडिया के अंदर ज्यादातर डीजल गाड़ियां चल रही है। तो पहले मैं डीजल के बारे में बता देता हूँ। डीजल के अंदर आपको V6 और V8 के ही ऑप्शन मिलते हैं। जो मेरे पास गाड़ी थी वो एक V6 थी 3.0 TDI, जो कि आपको Q7 के अंदर भी सेम इंजन मिलेगा और ये इंजन बहुत टाइम से यूज हो रहा है ऑडी के अंदर। 0 TDI इंजन के अंदर जो सबसे ज्यादा मेन दिक्कत होती है वो होती है ऑयल कूलर लीक की, और उसके लिए आपको मैनिफोल्ड निकालना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल डीप वैली के बीच में होता है। वो वहां पर आपको ऑयल कूलर मिलेगा और एक दो एल्बो मिलेंगी कूलेंट की, वो सारी एक ही साथ रिप्लेस कर देनी चाहिए क्योंकि उसको बार बार आप रिमूव नहीं करोगे मैनिफोल्ड को इसको एक्सेस करने के लिए, और माइनर लीक होगी तो वहां पर दिखेगी भी नहीं हमें। ऑयल कूलर हो गया और कूलेंट की 2 पाइप्स होती है वहां पर। वाटर पंप की सबसे ज्यादा दिक्कत है। वाटर पंप इस गाड़ी का कभी ना कभी लीक होगा ही, और वाटर पंप खुद खराब नहीं होता है, इसकी जो सील होती है वो खराब हो जाती है, उसकी वजह से जो कूलेंट है वो वहां से लीक होने लगता है। इसके अलावा जो आपका एसी कंप्रेसर है वो खराब हो सकता है। इसके बाद इसका जो पावर स्टीयरिंग का पंप होता है वो विद टाइम खराब हो जाता है क्योंकि जो इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल होता है वो लोग कभी चेंज ही नहीं करते, और अगर करते भी है तो क्या है, यूजुअली लोग गलत ऑयल इसके अंदर डाल देते हैं। इस पावर स्टीयरिंग के अंदर इस टाइप का ऑयल डलना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो सस्ता पावर स्टीयरिंग का ऑयल आता है वो लगा देते हैं, उसकी वजह से जो इसका पावर स्टीयरिंग का पंप है वो खराब हो जाता है। स्टीयरिंग रैक में इतनी दिक्कत नहीं आती, यूजुअली पावर स्टीयरिंग का जो हमारा पंप है उसी की वजह से स्टीयरिंग के अंदर दिक्कत आती है। एसी कंप्रेसर का जो सेंसर होता है वो खराब हो सकता है, उसकी वजह से भी आपका एसी नहीं चलेगा। कूलेंट का जो एक्सपेंशन टैंक है वो खराब हो सकता है विद टाइम, और जो कूलेंट का टैंक होता है वो क्या है, 2 पार्ट में ग्लूड होता है एक साथ, तो जो उसका जॉइनिंग सरफेस है वहां से जो कूलेंट है वो लीक होने लगता है विद टाइम, उसमें वो दिक्कत दे सकता है। जैसे कि डीजल इंजन है तो इसके अंदर EGR वेल्व, मैनिफोल्ड, थ्रॉटल बॉडी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लॉग्ड अप हो सकती हैं DPF के साथ साथ। तो गाड़ी अगर 70-80 हजार किलोमीटर चली है और आपको पावर लैग लग रहा है गाड़ी के अंदर, तो एक बार रिमूव करके इन सारी चीजों को साफ करवा लेना चाहिए आपको। इस गाड़ी के अंदर टाइमिंग चेन की ज्यादा इश्यू नहीं है, बट जो हायर माइलेज की गाड़ियां हैं, मतलब 1.5 लाख से ऊपर जो गाड़ियां चली हुई हैं, उसके अंदर आपको जो टाइमिंग चेन है उसको देखना पड़ेगा। उसको चेक करने के लिए आपको गाड़ी को जब सुबह स्टार्ट करो तो एक नॉइज होती है टाइमिंग चेन की जो कि रैटल होगी। टाइमिंग चेन अगर आपकी गाड़ी की चेंज होने वाली है या नहीं, उसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। अगर आपका वेल्व कवर खराब हो रहा है, इसकी वेल्व कवर की गैस्केट भी बहुत कॉमन लीक है, ऑयल लीक। जैसे कि ये V6 है तो इसके अंदर 2 वेल्व कवर होते हैं और वेल्व कवर के अंदर ही इसकी इंजेक्टर की सील्स भी होती हैं, तो वो भी खराब हो जाती है। वो भी एक बहुत कॉमन दिक्कत है इस गाड़ी पर। और जब आप वो रिमूव कर रहे हो तो आप अपने टाइमिंग चेन को भी चेक कर सकते हो कि उसके अंदर कितना स्लैक है। तो अगर आपकी टाइमिंग चेन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, वो हो सकता है कि टूट भी जाए, तो इस केस के अंदर आपको इंजन को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग चेन पीछे की साइड पर है। बाहर निकाल कर ही आप इसकी जो टाइमिंग चेन उसको रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो टाइमिंग चेन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है नॉर्मल अगर आपने गाड़ियों की टाइमिंग चेन देखी होगी उससे। सो ऐसी कुछ आपको टाइमिंग चेन 3.0 TDI की देखने को मिलेगी। इसका ट्रांसमिशन कूलर होता है नीचे, वो भी लीक कर सकता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो एक ZF का ट्रांसमिशन है जो कि ZF 8 स्पीड है। उसको भी आपको सर्विस करना होता है 80 to 90,000 किलोमीटर पर या हर 5 साल के अंदर। सो वो भी लोग नहीं करते, उसकी वजह से ही इसका जो ऑयल है वो ब्लैक होने लगता है, बर्न्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो अंदर के सोलोनाइड हैं और जो हमारे अंदर का कंपोनेंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ZF 8 स्पीड ट्रांसमिशन को कैसे सर्विस करना होता है उसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। वो भी थोड़ा एक प्रोसेस है, उसको भी आप सीधा ऑयल निकाल कर नया ऑयल नहीं डाल सकते हो। इसके अंदर इसका फिल्टर चेंज करना पड़ता है, गैस्केट चेंज करनी पड़ती है और इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार फिल करना पड़ता है ताकि जो अंदर का ऑयल है वो एक अच्छे टेम्परेचर तक आ सके। ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आपके पास भी ZF 8 स्पीड है Q7 पर, A8 पर,
A6 पर, तो सेम ही आपको करना है ZF8 स्पीड में। तो अगर आपके पास भी 3.0 TDI ऑडी का इंजन है 2011 के बाद वाला, उसके अंदर आपको ZF8 स्पीड का ही गियर बॉक्स मिलेगा, तो उसको भी आपको सर्विस करना होता है रेगुलरली। और छोटी मोटी जो दिक्कत आ सकती है वो नॉर्मल हो सकता है, जैसे कि आपकी कूलेंट की कोई पाइप डैमेज हो गई है विद टाइम, तो ये तो नॉर्मल कोई भी गाड़ी के अंदर दिक्कत आ सकती है। बट इस गाड़ी के अंदर अगर आप गाड़ी को ठीक मेंटेन कर रहे हो, हर 8 से 10 हजार किलोमीटर पर सर्विस कर रहे हो, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती इंटरनली। इस गाड़ी का जो टर्बो चार्जर है वो भी जल्दी खराब नहीं होता है। गाड़ी को 1.5 लाख किलोमीटर चला हुआ देखा है मैंने, 2 लाख किलोमीटर भी, और टर्बो बिल्कुल सही होता है। ये ऑडी 3.0 TDI बहुत टाइम से इंजन चला आ रहा है, तो प्री 2007 की जो गाड़ियां उसके अंदर जो टाइमिंग चेन का टेंशनर है वो खराब हो सकता है, और इन जनरल इंजेक्टर फेलियर हो सकते हैं, ग्लो प्लग्स फेलियर हो सकते हैं, DPF के सेंसर एंड DPF क्लॉग हो सकता है, हाई प्रेशर फ्यूल पंप फेलियर हो सकता है। तो ये नॉर्मल दिक्कत आती है इस 3.0 TDI इंजन के अंदर। तो ये 3.0 TDI इंजन मुझे सेम Q7 के अंदर भी मिला था और A8 के अंदर भी मिला था, इसलिए इन चीजों के बारे में मुझे पता है कि ये चीजें मेरे साथ दिक्कत आई थी। एंड इन जनरल जो हम गाड़ियां यूजुअली देखते हैं उनके अंदर यही दिक्कत आती है। तो दूसरा इंजन जो V8 आता है डीजल के अंदर 4.2 V8, और ये दोनों ही इंजन क्वाट्रो के अंदर आते हैं जो कि 4x4 होती है, ऑल व्हील ड्राइव। V6 और V8 के अंदर लगभग सेम दिक्कत आ सकती है जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद जो पेट्रोल इंजन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 सिलेंडर सिर्फ चाइना के अंदर मिलता है, इंडिया के अंदर नहीं मिलता। उसके अलावा V6, V8, W12, TFSI इंजन मिलते हैं हमको। तो सबसे जो कॉमन इंजन है वो V8 पेट्रोल का है इस गाड़ी के अंदर। V6 भी काफी लोगों ने नहीं लिया था और W12 भी बहुत कम लोगों ने लिया था। तो ज्यादातर जो पेट्रोल की A8 देखोगे उसके अंदर आपको 4.2 लीटर V8 मिलेगा, और उसमें सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत होती है वो होती है इनटेक मैनिफोल्ड फेलियर की। स्पार्क प्लग एंड कॉइल फेल हो सकते हैं आपकी गाड़ी के। टाइमिंग चेन की जो गाइड्स होती हैं वो खराब हो सकती हैं, और ब्रेक हो सकती हैं V8 इंजन पर स्पेशली। इसके अंदर वेरिएबल वेल्व टाइमिंग सोलेनॉइड हैं वो फेल हो सकते हैं, इंजेक्टर फेल हो सकते हैं, हाई प्रेशर फ्यूल पंप फेल हो सकता है, कार्बन बिल्डअप हो सकता है, एंड ऑयल लीक हो सकती है आपके वेल्व कवर गैस्केट पर, ऑयल कूलर पर, जो कि मैंने आपको 3.0 TDI के अंदर भी बताया था। तो ऑयल लीक्स किसी भी गाड़ी के अंदर हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे मेंटेन किया है पहले। V6 के अंदर भी सेम ही दिक्कत आती है V8 वाली। TFSI जो है वो होता है हमारा पेट्रोल, और TDI होता है वो होता है हमारा डीजल। बट अगर आप 8 ढूंढोगे पेट्रोल की तो ज्यादातर आपको V8 की TFSI वाली गाड़ी मिलेगी, और उसके अंदर आपको ये सारी चीजें दिक्कतें होने वाली हैं। W12 भी A8 आती है, उसके अंदर सेम बेंटली वाला इंजन है, जो कि बेंटली फ्लाइंग स्पर 2007 से ऑनवर्ड जो आई थी उसमें सेम यही इंजन है जो कि इस A8 के अंदर है। ये W12 के अंदर सबसे ज्यादा मेन दिक्कत है वैक्यूम लाइंस की, और ऑयल लीक्स हो सकती है वेल्व कवर गैस्केट्स पर, ऑयल कूलर पर, ये जो नॉर्मल मैंने बताया। बट ज्यादातर इसकी जो वैक्यूम लाइंस है उनको रिपेयर करने के लिए आपको पूरे इंजन को बाहर निकालना पड़ता है, तो लेबर इंटेंसिव ज्यादा है। और जो W12 है उसके इंजेक्टर्स और कॉइल, स्पार्क प्लग, ये सब खराब हो सकते हैं, वो अलोन बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, स्पार्क प्लग 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक के मिल सकते हैं एक स्पार्क प्लग। इस गाड़ी का जो ओरिजिनल स्पार्क प्लग होगा जो कि आप कंपनी से अगर लगवाते हो, वो एक स्पार्क प्लग 4 से 5 हजार रुपए का आता है, और इसके अंदर 12 होते हैं। उस हिसाब से अगर आप इग्निशन कॉइल के सेट को रिप्लेस करते हो तो कंपनी से अगर पता करोगे तो लाख से 1.5 लाख का आएगा। तो W12 बहुत ही महंगा हो जाता है रिपेयर करने के अंदर, और इसके पार्ट्स भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। सो अगर आप W12 ले रहे हो तो मेक श्योर कि उसकी जो हिस्ट्री है वो आप अच्छे से जान लो, और ओनर से अच्छे से बात कर लो कि क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या होने वाला है। तो जो बेंटली के पार्ट्स हैं वो आपको पता ही होगा महंगे होंगे, और इस A8 के अंदर भी जो W12 है उसके भी पार्ट्स आपको महंगे ही मिलेंगे। W12 ज्यादातर गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, जो थोड़ी बहुत है वो बहुत ज्यादा महंगी बिक रही हैं। तो ज्यादातर जो लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं वो V8 या V6 ही लेंगे पेट्रोल के अंदर, और V6 भी बहुत कम है, तो ज्यादातर जो गाड़ी आप देखने जाओगे वो V8 ही होंगी। तो V8 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो कि मैं कौन सी गाड़ी को प्रेफर करूंगा, अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो और NCR से बाहर रहते हो तो डीजल गाड़ी को आप चला सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और डीजल गाड़ी का जो माइलेज है वो भी बहुत ज्यादा है, और इसकी रनिंग कॉस्ट भी पेट्रोल वाली गाड़ियों से बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आपने मेरी A8 वाली वीडियो पहले देखी हो तो आपको पता है कि मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है 1-1.5 साल के अंदर। उसके अंदर जो 90% जो अभी मेरा पार्ट रिप्लेस हुए हैं वो आगे आने वाले 5 साल के अंदर दोबारा रिप्लेस नहीं होने वाले। सो अगर मैं इस गाड़ी को और रखता तो मेरे हर ईयरली जो एक्सपेंस है वो कम होते। सिर्फ एयर सस्पेंशन का खर्चा इस गाड़ी के अंदर रहता हमेशा, क्योंकि रोड्स इतने अच्छे नहीं है तो कभी भी एयर सस्पेंशन डैमेज हो सकता है। उसके अलावा जो इंजन के पार्ट्स हैं, जो चीजें रिप्लेस हुई हैं, वो अभी बहुत टाइम तक ठीक रहने वाली हैं। तो अगर आप मेरा सजेशन पूछोगे तो आई वुड रेकमेंड 3.0 TDI V6 डीजल इंजन। इसके अंदर आपको माइलेज भी बहुत अच्छी मिलेगी, आप इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज कर सकते हो वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आप कोई भी पुरानी गाड़ी लेते हो उसके अंदर थोड़ा बहुत काम तो होता ही है। अगर आप उसके प्रीवियस
ओनर से बात कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री जान सकते हो तो सबसे बढ़िया होता है। उससे आपको पता चलता है कि क्या क्या चेंज हो गया और क्या क्या चेंज नहीं हुआ। मोस्टली क्या होता है, जो ओनर है उनसे बात नहीं हो पाती और ज्यादातर डीलर ही ये गाड़ियां बेच रहे होते हैं, तो हमको हिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं चलता। तो अगर आप गाड़ी कोई ऐसे लेते हो डीलर से या फिर आपको नहीं पता ओनर कौन है या ओनर से बात नहीं हो पाती, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो एक बार आपको वंस ओवर सारी गाड़ी पर करना पड़ेगा। उसके बाद इस गाड़ी को आप एज अ डेली ड्राइवर डेफिनेटली यूज कर सकते हो और इसके अंदर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आपको थकान नहीं होती, जो कि मैंने फील किया था। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।